हूं चारू शर्मा। रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले एक बड़ी खबर, कल खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। यात्रा के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। 40 कुंटल फूलों से सजाया गया है भोलेनाथ का दरबार। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कल से औपचारिक तौर पर चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें से गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदार के कपाट कल खुल रहे हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा कल से शुरू हो रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे। 12 मई को बाबा बद्री धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके लिए बुधवार तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 40 कुंटल फूलों से भोलेनाथ का दरबार सजाया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। उधर मंदिर समिति ने यात्रा के दौरान मोबाइल से रील ना बनाने की अपील की। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि चार धाम की यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सरकार ने फिलहाल 25 मई तक सभी राज्यों से वीआईपी और वीवीआईपी को दर्शन के लिए ना भेजने का अनुरोध किया है। देखिए, पहला पड़ाव होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से जो यात्री हैं वो अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो गौरीकुंड में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो डोली है बाबा केदार की वो आज शाम तक गौरीकुंड पहुंच जाएगी। और उसके बाद देखिए, बाबा केदार की यात्रा कल सुबह 7 बजे बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं। बाबा केदार के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खुलेंगे और 12 मई यानी इसके 2 दिन बाद खुल जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट। तो कल खुलेंगे बाबा केदार के कपाट, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी कल खुल जाएंगे। 12 मई को बाबा बद्री के कपाट जो है वो खुलेंगे। भोले के दर्शन के लिए पंजीकरण जरूरी है। बगैर पंजीकरण के चार धाम जाने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की पर्ची लिखा होगा मोबाइल नंबर और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं हैं। पर्यटन विभाग की ओर से गढ़वाल मंडल आयुक्त राशि जारी करेंगे। गढ़वाल मंडल आयुक्त को 5 करोड़ की राशि जारी की गई। मैनुअल रजिस्ट्रेशन के लिए भी 8 काउंटर खोले जाएंगे। श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए वेबसाइट से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जिस पर आप अपना पंजीकरण जो है वो करवा सकते हैं। पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप से भी पंजीकरण हो रहा है। तो कैसे कैसे आप पंजीकरण करा सकते हैं, इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। दर्शन की प्रक्रिया क्या है, टोल फ्री नंबर भी है, मोबाइल ऐप से भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चारधाम यात्रा को और भी सुगम और भी सुलभ बनाने के लिए सरकार की ओर से तमाम तैयारियां तो की ही जा चुकी हैं, लेकिन दर्शन प्रक्रिया को, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए भी ये कदम उठाए गए हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कल से हो रही है यात्रा की शुरुआत। यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और यात्रा को लेकर इस बार भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर साल की भांति इस साल का जिससे यानी 10 मई को चारधाम यात्रा के कपाट खुल रहे हैं, उसको लेकर जो प्रशासन है वो भी पूरी कहीं ना कहीं तैयारियां कर ली गई है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में हरिद्वार को सबसे चारधाम यात्रा का कहा जाता है। यहीं से ही जो श्रद्धालु होते हैं, पर्यटक होते हैं, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, भीड़ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं वो लगाई जाती है। और इस बार हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह अप्रैल माह से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हालांकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया था वो लगातार किया जा रहा था और 30 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु थे उन्होंने अपना पंजीकरण कर लिया था। और कल यानी 8 तारीख से अब यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो गया है। हालांकि तरह हमने और श्रद्धालुओं में उत्साह देखा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी वो भी यहाँ पर चरमराती हुई दिखाई दे रही थी। क्योंकि जो पहले दिन की जो ऑफलाइन पंजीकरण की जो सेवाएं थी, यहाँ पर तो श्रद्धालु को काफी भीड़ यानी भारी संख्या में यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो प्रशासन है तमाम लाख दावे कर रहा है, लेकिन
भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ऑनलाइन का था वो पूरी तरह बंद कर दिया गया था और अब जून माह की जो उपकरण है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। एक चीज और देखिए संजय, सबसे अहम चीज है कि इस बार मंदिर समिति ने अपील की है कि लोग जो वहां पर पहुंचेंगे वो दर्शन पर ध्यान दें, रील बनाने पर ना ध्यान दें, क्योंकि इसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई थी कि अलग अलग तरह की रील्स लोग वहां पर जाकर बनाते थे, जो कि एक शर्मिंदगी का विषय भी बन गया था और लोग पूजा पर कम ध्यान देते थे। देखिए चारों ने लगातार ये देखते हैं कि जब जो श्रद्धालु होते हैं, पर्यटक होते हैं, भारी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऐसे में श्रद्धालु कहीं न कहीं आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि हमने पिछले दिन देखा है कि बीते वक़्त भी तो यात्री थे, कहीं न कहीं मंदिर के सामने ही रील बना रहे थे, जो कहीं न कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसे लेकर भी अब एक गाइडलाइन जारी की गई है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि जगह-जगह चप्पे-चप्पे पर जो सीसीटीवी कैमरेज़ हैं वो लगाए गए हैं। हरिद्वार से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री तक की बात की जाए तो तमाम जो अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं, और साथ ही जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं उन्हें भी एक विशेष काम करने के लिए कहा गया है। देखिए, व्यवस्था में अगर किसी ने छेड़खानी की और इसके आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उस पर भी कार्रवाई करने की यहाँ पर की जा रही है। आरोप शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा के लिए 8 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले दिन ही हरिद्वार में तीर्थयात्रियों का जन सैलाब उमड़ गया और इस वजह से व्यवस्थाएं बेकाबू हो गई। बड़ी संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लग गए। लोगों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी सुबह 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इस बार उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पे जाने के लिए यात्रियों की संख्या सीमित कर दी है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का कहना है उन्हें चारधाम यात्रा पर जाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। जिला पर्यटन अधिकारी सुरेंद्र यादव का कहना है कि सरकार के निर्देश के अनुसार ही व्यवस्था की जा रही है। स्थिति की जानकारी लगातार उच्च अधिकारियों को दी जा रही है। जैसा होगा वैसा ही आदेश दिया जाएगा और उसी हिसाब से आदेश का पालन किया जाएगा। पतिधाम के हिसाब से है। वहाँ पर हमारे 6 काउंटर थे, हमने यहाँ पर 4 काउंटर और कर दिए हैं। अब उसी को चूँकि संख्या एकदम बढ़ गई है, इतना आस्पेक्ट नहीं था, और आज हम जो है यहाँ टेंट वगैरह लगा रहे हैं। कल से यहाँ एक और सुव्यवस्थित हो जाएगी, तो इसमें हम वैकल्पिक रूप से 4 लोगों को यहाँ और बैठा दिया। राही होटल में चल रहा है, तो यहाँ पे पहले जितने हमारे काउंटर थे उसको बढ़ा के हम डबल कर रहे हैं। उसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है और ऑपरेटर्स भी बुला लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पानी की व्यवस्था, टेंट और बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं ताकि कल से समस्या ना रहे। दिन से चलेगा, वो डिपेंड करता है लिमिट के ऊपर भी, तो लिमिट को हमने बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट भेजी है। लेट्स सी उसमें क्या रहता है। वहीं पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से जंगलों में आग लगी है और ऐसे में पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते वनों में लगी आग थम गई है। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में बारिश और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे अफरा तफरी मच गई। बादल फटने के कारण कई घरों में मलबा घुस गया, कई मकानों में दरार आ गई। मलबे और पानी के कारण अल्मोड़ा बागेश्वर जिले को जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। 1 घंटे तक बारिश ने तांडव मचाया, जिससे लोगों को काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ा। कई वाहन मलबे में फंस गए हैं। मूसलाधार बारिश से साई और कोसी नदी भी उफान पर हैं। बादल फटने की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों का कहना है कि घटना से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए स्थिति उत्तराखंड में बेहद विषम स्थिति हो चुकी है। आप देखिए पहले लोग आग से परेशान थे, अब आग से परेशानी हटी, बारिश ने राहत दी, तो बारिश भी ऐसी बरसी कि पुल बह गया और अब मलबा जो है वो घरों में घुस रहा है। बिल्कुल चारुल, कल देर रात जिस तरीके से अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसमें बारिश, चूंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी कर रखा था कि आगामी 24 घंटे में चूंकि चारधाम यात्रा से पहले पहले बारिश की संभावना पहाड़ों पे देखी जा सकती है, तो वहीं अगर कल की अगर बात करें तो कल देर रात सोमेश्वर में बादल फटा, जिससे जो मलबा था वो लोगों के घरों में घुस गया। साथ ही साथ लोगों के घरों में दरारें तक आ गई। आनन फानन में प्रशासन की टीम वहां मौके पर पहुंची और कौसानी से जो अल्मोड़ा का जो हाईवे है
वो मलबा आने से फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें बागेश्वर और अल्मोड़ा की जो गाइडलाइन कही जाती है नेशनल हाईवे, वो आवाजाही की वाहनों की आवाजाही उसमें फिलहाल रोक दी गई, क्योंकि मलबा अब अभी तक की अगर बात करें तो मलबा सरकार और प्रशासन दोनों मलबा हटा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें ग्रामीणों की, तो ग्रामीण इस समय दहशत में है। यही घटना अगर बात करें तो उत्तरकाशी के पुरवला में भी यही घटना हुई, बादल फटने की घटना। हालांकि अभी फिलहाल उत्तराखंड आग से जूझ रहा था, वनाग्नि से जूझ रहा था, वहीं अब आफत की बारिश देखते हुए नजर आ रही है। अभी बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है और इस तरीके की बादल फटने की घटनाएं सबसे पहले सामने आई है उत्तराखंड में। अनुज, अभी स्थिति को देखते कल हुए जो क्या माना जाए, लोगों को राहत कब तक मिल सकती है? क्योंकि मलबा अगर घरों में घुसेगा, वाहन फंसे हुए हैं बारिश के कारण, तो स्थिति तो और भी ज्यादा बेकार होती जा रही है। राहत ना पहले थी ना अब। बिल्कुल चारुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा और नैनीताल के हवाई सर्वे पे है। नैनीताल पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहां पे वो वनाग्नि का भी सर्वे कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपदा आई हुई है उसका भी सर्वे कर रहे हैं। सरकार की तरफ से राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र हो या आपदा राहत कोष हो, दोनों को खोल दिया गया है कि जिन लोगों के नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी। प्रशासन ये आकलन लगा रहा है कि अभी तक कितना नुकसान हो चुका है, क्योंकि कई लोगों के घरों में दरारें भी आई हैं, क्योंकि बारिश का जो बादल जब फटा तो अचानक देर रात फटा। जो ग्रामीण सो रहे थे एकदम से वो अपने घर से बाहर निकले और मैदान की तरफ भागे। जो मलबा था वो लोगों के घरों में घुस गया, जो लोगों की जरूरत की चीजें थी वो मलबे में घुस गई, गाड़ियां कहीं मलबे में दब गई। प्रशासन जब टीम मौके पर पहुंची, अभी तक हालांकि आकलन अभी तक नहीं आया है सामने, लेकिन उत्तरकाशी की अगर बात करें या अल्मोड़ा की अगर बात करें, दोनों जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है या डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, वो तमाम लोग जो प्रशासन के लोग हैं वो वहां पे ये आकलन कर रहे हैं कि अभी तक कितना नुकसान हुआ है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को क्षति नहीं पहुंची। लोगों के मकान टूटे हैं, मकान में दरारें आई हैं, मलबा घुस गया। उन मलबे को निकालने का काम किया जा रहा है और सरकार और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि हम हर संभव प्रयास करने, हर संभव मदद करेंगे लोगों की जिनके घरों में। बिल्कुल अनुज, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में बेकाबू हो रही आग पर काबू पाने के लिए सरकार ने एनडीआरएफ को उतार दिया है। गढ़वाल मंडल के पौड़ी और कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में जंगल ज्यादा सुलग रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में 20 जगह पर जंगल धधक गए हैं। पौड़ी में आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में वनाग्नि की 1038 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। इस बीच बुधवार को वनाग्नि की घटनाओं में कुछ कमी दर्ज की गई है। 24 घंटे में 40 मामले सामने आए हैं, जिनमें करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में है। 6 मई से 8 मई के बीच गढ़वाल वन प्रभाग में वायुसेना के M117 हेलीकॉप्टर की मदद से 44,600 लीटर पानी का छिड़काव हुआ और साथ ही सरकार जानबूझकर और लापरवाही में आग लगाने के मामले में बेहद सख्त हो गई है। तो देखिए, जंगलों में आग लगने की घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन स्थिति में कुछ हद तक कहा जा सकता है कि सुधार आ रहा है। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं अब तक 1038 हो चुकी हैं। 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। बुधवार को वनाग्नि की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 40 मामले सामने आ गए हैं, जिनमें करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में। बीते दिन गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 13 घटनाएं सामने आई। कुमाऊं मंडल में 25 और वन्य जीव क्षेत्रों में 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुल 69.73 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से 44,600 लीटर पानी का छिड़काव किया जा चुका है, ताकि जंगलों में लगी जो आग है इसे बुझाया जा सके। वनाग्नि के मामलों में 417 वन अपराध के मामले भी दर्ज किए गए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जंगलों में आग लगा रहे हैं। अज्ञात के खिलाफ 356 और ज्ञात के खिलाफ 61 मामले दर्ज किए गए हैं। तो जंगलों में आग लगने की स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती जा रही है और स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है, जिस वजह से सरकार को मामले भी दर्ज करने पड़ रहे हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए, प्राकृतिक आपदा से इतर विडंबना यह है कि लोग भी जंगलों में आग लगा रहे हैं।
बिल्कुल चारुल, जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लोग रील्स बनाने के चक्कर में जंगलों में आग लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ बैठक करी, वन विभाग के अधिकारी रोजाना की तरीके वन विभाग के जो मुखिया हैं वो 4:30 बजे मीडिया से मुखातिब होते हैं और कितने जंगल जले, कितने लोगों की जंगलों में आग लगी, कितना वन संपदा जली, ये तमाम का चीजों का ब्यौरा देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हालांकि कल देर रात जिस तरीके से बारिश हुई, थोड़ी सी आग की घटनाएं कम हुई है, क्योंकि अल्मोड़ा जो क्षेत्र है, बागेश्वर क्षेत्र है, कौसानी क्षेत्र है, पिथौरागढ़ क्षेत्र है और उत्तरकाशी क्षेत्र है, यहाँ पे तेज बारिश हुई है, जिसके कारण ये घटनाएं थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि अगर बात करें चमोली जनपद की, रुद्रप्रयाग जनपद की, टिहरी की, अगर पौड़ी की, जो तमाम जगह है, तमाम जिले, इन जगहों पे भी अभी घटनाएं लगातार जारी है। वन जो जंगल है वो धधक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साथ साथ जो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी है, उन्होंने लोगों से अपील भी करी कि रील्स बनाने के चक्कर में आप कम से कम जंगलों में आग ना लगाएं, या जो पराली है उसको बिल्कुल ना जलाएं। गेहूं काटने के बाद या धान काटने के बाद जो भूसा बचता है उसको आप बिल्कुल ना जलाएं। किसी भी प्रकार का अगर कोई अराजक तत्व दिखता है कि जंगल में आग लगा रहा है, तो उसको तत्काल रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। साथ साथ वन विभाग के जो मुखिया है वो भी सख्त निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सवाल चारुली इस चीज का उठता है कि 2019, 2020, 2022 और 2024 लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या वन विभाग शून्य दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पहले से क्या इंतजाम नहीं किए गए थे? जब ये घटनाएं सामने आ रही थी, फरवरी से ये घटनाएं धीमे धीमे सामने आ रही थी, वन विभाग क्या उस समय मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ था? हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार फटकार भी लगा रहे हैं अधिकारी को। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बात सामने आती है कि जो आग है, जो वन है, उनको वो जल रहे हैं और सरकार सोती हुई दिख रही है, तो वहीं जब मुख्यमंत्री इस तरीके के एक्शन लेते तो उसमें अधिकारी भी अपने आप को समझते हैं कि कम से कम हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कल मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया कि जो वन विभाग के जो फॉरेस्ट रेंजर अधिकारी थे, उनको करीब 16 फॉरेस्ट रेंजर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो लापरवाही बरत रहे थे। अब जब हालांकि आग पूरी तरीके से फैली, पूरे जंगलों में आग फैली, 11,000 करीब हेक्टेयर जंगल करीब करीब जल गया है, लगातार घटनाएं सामने आई, तो मुख्यमंत्री ने खुद निरीक्षण किया। कल मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग दौरे पे थे, आज मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पे, कि जहां से ज्यादा लेकिन ऐसे लोगों पर कैसे नजर रखी जाए और किस तरह का एक्शन होगा, क्या इसको लेकर भी किसी तरह की कोई जानकारी है? क्योंकि अभी देखिए शुरुआत है, अगर शुरुआत में ही इतना नुकसान हो जाएगा तो अभी तो पूरा सीजन बचा है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सचिवालय में फटकार भी लगाई थी और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जो रेंजर्स ऑफिसर है, उनको मौके पे मौजूद रहने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ 24 घंटे, अभी तक की क्या होता था कि फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे या जो रेंजर अधिकारी थे वो दिन दिन में ही जाते थे और वहां का मुआयना करके वापसी आ जाते थे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया तो उसमें 24 घंटे निगरानी के तौर पर रहेगा। अगर कोई इस तरीके की वारदात करता हुआ नजर आता है कि कोई आग लगा रहा है जंगलों में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या जंगल में आग किस प्रकार से लग रही है इसको सबसे पहले देखा जाएगा कि आग लगने का कारण क्या है, किस कारण से आग लग रही है, भीषण गर्मी से लग रही या कोई आग लगा रहा है। उसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है कि जो जाल गदेरे या नदी है उनका पानी ले जाकर के जंगलों की आग को बुझाया जा सके। जी चलिए, शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी PCS जे परीक्षा का परिणाम जारी हो गया। हरिद्वार जिले के भगतोंवाली के रहने वाला परितोष 15वां स्थान हासिल कर जज बन गए हैं। परितोष के जज बनने के बाद उनके परिवार में उत्साह का माहौल है। बेटे के जज बनने की खुशी में पिता ने न सिर्फ ढोल बजवाए बल्कि जमकर डांस किया। परितोष ने इस उपलब्धि के लिए अपने पिता को ही श्रेय दिया। परितोष की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद परितोष का कैनरा बैंक में मैनेजर लॉ के पद पर चयन हुआ। बैंक में नौकरी लगने के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारियां जारी रखी और कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को बेहतर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। पढ़ा है, अपनी अच्छे से उनका अध्ययन करा है और अपने पिताजी के मार्गदर्शन के साथ मैंने ये परीक्षा को उत्तीर्ण करा है। मैं इसकी सारी
अचीवमेंट जो मैंने भी अचीव करा है वो सब मैं अपने फादर को, ब्रदर को और अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। जब से LLM कर रहे थे, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं, एक को मैं डॉक्टर बनाना चाहता था, एक डॉक्टर बना हुआ रेलवे में है, DMO के पोस्ट पर हरिद्वार में, और एक को मैंने शुरू से ही, मैं इंजीनियरिंग लाइन तो मैंने कभी चुनी ही नहीं है, तो मैं एक को मेडिकल लाइन लाया था, दूसरे के लिए मैं जुडिशरी के लिए सपने सजाता था शुरू से ही, तो जो टाइम लगा उसमें, लेकिन अचीव किया बच्चों ने। उधर लक्सर में तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों पर प्रबंध प्लास्टिक मिलने पर उनके चालान भी काटे गए। साथ ही मिठाइयों की दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर्स मिलने पर उन्हें जब्त किया गया। लक्सर SDM गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि हरिद्वार जिलाधिकारी के सख्त निर्देश हैं, बरसात में पहले नगर में जितने भी नाले और तालाबों पर अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। उन्होंने बताया कि अभियान चलाया जा रहा है और इसके जरिए अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसके बाद नालों की सफाई कराई जाएगी। ये नगर पंचायत नगर पालिका आपका जो लक्सर है वहाँ पे ये कार्रवाई की गई है, और कल हमने लंडोरा में भी की थी, सुल्तानपुर में भी की थी, आज भी दोनों जगह चल रही है। इसमें DM साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि बरसात से पूर्व जो भी नालों पे अतिक्रमण है या कहीं कोई अन्य अतिक्रमण है, तालाबों पे अतिक्रमण है, तो उसको हटवाना है। तो उसी के दृष्टिगत हरिद्वार के भूमानंद अस्पताल पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। अस्पताल का बायो वेस्ट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लंबे समय से खराब है। अस्पताल का गंदा पानी और मेडिकल वेस्ट सीधे पास की नदी में जा रहा है, जिससे नदी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। शिकायत मिलने पर हरिद्वार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने अस्पताल पहुंचकर शिकायतों की जांच कराई, जिसमें खामियां पाई गई हैं। हरिद्वार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारों का मानना है कि प्रदूषण के मानकों की अनदेखी करने के कारण अस्पतालों को बंद किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।